हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमेश बानी आप सभी का कैरी ऑन स्टडी में सहायक शिक्षक ठीक के पाठ्यक्रम के लिए स्वागत करता हूं। मैं आपको अभी वर्तमान स्थिति में पढ़ाने जा रहा हूं पर्यावरण पर्यावरण शिक्षण शास्त्र। ये सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, है ना। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत पर्यावरण जो है इसका सिलेबस क्या बोलता है ना। तो देखिए, इसका सिलेबस है या पाठ्यक्रम। सबसे पहला चैप्टर है हमारा कि पर्यावरण को समझना। ठीक, इसके अंतर्गत आपको पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बारे में जानकारी मिलेगी, है ना। आप जानेंगे कि पर्यावरण क्या होता है, किसे कहते हैं पर्यावरण। इसके अलावा पर्यावरण के प्रमुख घटक जो होते हैं किस तरह से उनका संबंध होता है ना। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा अध्याय आपका होता है जिसके अंतर्गत देखिए पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि बच्चे पर्यावरण को किस तरह से समझ पाते हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक राजनैतिक सभी प्रकार का समुदाय से किस तरह से उनको सीखने को मिलता है। मतलब एक बच्चे को हम कैसे समझाएंगे पर्यावरण से, उसे कैसे अवगत कराएंगे। ठीक है, इन सभी के बारे में। तो बच्चा, अब बच्चे को ये होता है कि अगर हम उसको जैसे जिस माहौल में भेजेंगे उसके अनुसार वह चीजों को देखता है, समझता है। उसके बाद उस पर कोशिश करना है कि उसको लिखने दिया जाए या जो भी जिस तरह की एक्टिविटी वो कर रहा है उसको करने दीजिए। इससे क्या होगा, उससे पर्यावरण की समझ आती है। अब जैसे हम अपने घर में स्वच्छ रखते हैं तो उसको ये समझ में आएगा कि हाँ इसको स्वच्छ रखना होगा, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे चीजों को समझने लगेगा। ठीक है, तो ये पर्यावरण के बारे में बच्चों की क्या समझ होती है इस पे चर्चा होगी। इसके बाद हमारा मुद्दा होता है कि पर्यावरण को क्यों पढ़ाना है। ये हमारा तीसरा टॉपिक है, पर्यावरण क्यों पढ़ाना है। तो देखिए, इसके पीछे आपको यह समझना होगा कि वर्तमान स्थिति में पर्यावरण की भूमिका क्या है। जैसे हम बात करते कार्बन उत्सर्जन की, डस्ट की, प्रदूषण की, तो इन सभी के लिए किस तरह से पर्यावरण और पर्यावरण हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब सभी प्रकार की पहलुओं को समझना होगा कि क्यों पर्यावरण इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्यों इसको पढ़ाया जाए, ठीक है, कैसे पढ़ाया जाए ये अलग मुद्दा है, लेकिन क्यों पढ़ाना है पहले हमको ये समझना होगा। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक आपका ये है सिलेबस में। चौथा टॉपिक बात करते हैं तो चौथा टॉपिक होता है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। इसके अंतर्गत हमें क्या करना है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है हम। ठीक है, तो इसमें अलग अलग बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसके अंतर्गत देखेंगे। जैसे देखिए लिखा है विज्ञान शिक्षण पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सरोकार अवधारणाओं को बनाए रखना, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की आवश्यकताएं और उनकी अवधारणाएं। इसके अलावा कौशल क्या है, कौशल का विकास कैसे होता है, ये सभी तथ्य जो होंगे वो इसके अंतर्गत आपको अध्ययन करना होता है। अगला जो पांचवा अध्याय है, पांचवा अध्याय बात करता भी है कि पर्यावरण अध्ययन
तथा कक्षा कक्ष की गतिविधियां। देखिए, इसके अंतर्गत हमको क्लास में किस तरह से बच्चों को भौतिक रूप से, मतलब प्रत्यक्ष रूप से, देखिए अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी देना हम उनको बता सकते हैं, है ना, जो हो रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अगर क्लास में किसी एक्टिविटी को करके उनको दिखाया जाए कि किस तरह से प्रदूषण होता है, कैसे उसका निवारण किया जा सकता है, क्या महत्व भूमिका होती है ना, तो ये सभी, जैसे देखिए इसमें क्या लिखा है, गतिविधि क्या है, प्रयोग सामग्री का संकलन, कक्षा कक्ष में गतिविधियों का आयोजन करना है, संगठन बनाना है, छोटे छोटे प्रारूप में चर्चा करना कि जैसे भाई मान लो जैसे हमने किसी बच्चे से पूछ लिया कि भैया जल प्रदूषण क्या होता है बताइए, वायु प्रदूषण क्या है, मतलब मान लो छोटा टॉपिक हमने प्रदूषण ही पकड़ लिया, ठीक, मतलब किसी भी विषय पे छोटे छोटे टॉपिक पे चर्चा करना है, जिससे क्या होगा वो अपने सामाजिक, भाई देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चा केवल स्कूल में ही है, वो अपने घर में है, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यावरण को, अगर पर्यावरण क्या हर सब्जेक्ट को अगर वह समझता है तो उसके लिए उसका सामाजिक जिम्मेदारी, जो समाज है ना, वो उस चीज को उसको सिखा रहा होता है, इसीलिए पर्यावरण के अंतर्गत ही परिवार की महत्व भूमिका को भी समझा जाता है। और शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसका प्रारंभिक पाठशाला कहां होता है, ठीक है, परिवार ही उसका प्रारंभिक है, उसके बाद समाज है, तत्पश्चात वो भविष्य में स्कूलों में आता है, तब जाकर वह स्कूल में उनसे भी गतिविधियों को सीख रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से उसकी पूरी जानकारियों को लेना है, भाई वो जो चीज देखा वो बताएगा, उसमें हम कुछ ऐड करेंगे, कुछ चीजें होंगी जो अच्छा एक पॉइंट मिलेगा जिससे सभी बच्चे सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कक्षा कक्ष में आपको अलग अलग गतिविधियां करवानी होती है। इसके बाद देखिए छठा बिंदु है हमारा परिवार, सॉरी, परिवार के अंतर्गत आपको सीखना है, देखिए आपसी संबंध, पर्यावरण की दृष्टिकोण से आपसी संबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसके अंतर्गत आप समझेंगे कि किस तरह से हमारे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है ना, किस तरह से उसको सॉल्व करना है, किस तरह से उसमें बचाव करना है, ये सभी मुद्दे आपके सामने उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये आपसी संबंध जब निर्मित, अब मान लो जैसे मैं रोड में चल रहा, ठीक है, सार्वजनिक स्थल है, मुझे देखने को मिला कि हाँ यहाँ कचरा है, तो मैं भी कचरा फेंक दिया, या जस्ट मैं चॉकलेट खा रहा हूं, मैंने कचरे फेंक दिए। क्या एक सामाजिक मनुष्य या सामाजिक मानव के नाते क्या यह गलत है, क्या यह सही है, ठीक, तो सोचिए कि यह तो बिल्कुल पूरी तरह से सिरे से गलत है। यह गलती क्यों हुई, क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमने यहां पर उसे अपनाया नहीं, हमने ये नहीं सोचा कि नहीं यहां पर जो भी अगर हम कचरा फेंकेंगे उसे साफ करना है कि जिम्मेदारी घूम फिर कर हमारे, मतलब हम नहीं कर रहे तो हमारे जैसा कोई आदमी ही कर रहा है, ठीक। तो आपसी संबंध को जब हम समझने लगेंगे तो शायद हम पर्यावरण के महत्व को समझेंगे, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे परिवार, और परिवार के अंतर्गत है दो टॉपिक आते हैं, है ना, इसमें एक रहेगा आपका संकुल परिवार और एक हो जाएगा एकल। तो संयुक्त या संकुल जिसको बोला जाता है, तो संयुक्त परिवार में क्या होती है, जो एक संयुक्त रूप से काका, मतलब दादा दादी चाचा सब एक साथ रह रहे हैं, बड़ा परिवार। और एकल मतलब पति पत्नी और बच्चा, बस। संयुक्त में पति पत्नी बच्चा, बच्चे का पत्नी बच्चे का बच्चा, ये सब जुड़ सकता है, ठीक है। तो वंश वृक्ष की अवधारणा पर सम्मिलित हो जाएगा संयुक्त परिवार, और एकल में स्वयं का एक परिवार, ये हो जाएगा। इसके अलावा सामाजिक बुराइयों पे बात होगी। सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत जैसे देखिए बाल विवाह, चलिए बाल विवाह आज तो नहीं है ना, लेकिन हमने देखा है कि जब हम इतिहास का अध्ययन करते तो हमको देखने को मिलता है कि भाई जमाने पहले, मतलब तत्कालीन समय में किसी भी राज परिवार के सदस्यों को अंतर्गत देख लीजिए या राज प्रशासन के अंतर्गत देख लीजिए, यह कुप्रथा समाज में प्रचलित था।
आज भी दक्षिण भारत के कुछ विशेष क्षेत्रों में बाल विवाह प्रचलित है, जिसके अंतर्गत गौना कराया जाता है। ठीक है, तो है तो ये बाल विवाह की प्रथा ना, तो ये एक बाल विवाह हो जाता है। दहेज प्रथा, आज जैसे देखिए दहेज प्रथा को क्या हो गया कि दाऊरी, अच्छा दहेज के लिए तो भाई सीधा सा लॉजिक है, चलो अपन ये मान लेते हैं, मतलब लगभग लगभग है ये कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, इस तरफ तो दहेज खुलकर मांग किया जाता है। अब जैसे हमारे सीजी में बोलेंगे तो दहेज के नाम पे क्या बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को जो भी देना चाहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भेंट, है ना, इस तर्क में लिया जाता है। तो ये तो अनुचित है ना, वो कन्या आपके पास आपके लिए जीवन भर के लिए आ रही है, मतलब वो अपना घर बार जहां वो पैदा हुई, जहां पली बढ़ी, उसको त्याग कर आपके घर आ रही है। तो उस अवस्था में क्या आपने त्याग किया, तो फिर उसकी जिम्मेदारी लेने की बात तो हमारी अपनी होती है। तो यहां पे दहेज का क्या मतलब है? तो दहेज एक कुप्रथा है जिसका पतन होना अति अनिवार्य है। सरकार बहुत हद तक कोशिशें कर रही है, लेकिन समाज, जो परिवार का दृष्टिकोण और समाज का जो दृष्टिकोण है, वह अभी भी उस कंठित चीजों में फंसा हुआ है, और कहीं ना कहीं हम इन चीजों से पूरी तरह से फंसे हुए और विकासशील अर्थात विकसित ना हो पा रहे हैं। मतलब देखिए, विकास के पथ पर गमन करना और उसके लिए कहीं ना कहीं ये सभी रुकावट बनते हैं, क्योंकि विकसित होना मतलब सोच का उत्कृष्ट होना। जब हमारी सोच ही ऐसा है कि हम बाल विवाह कर रहे हैं, दहेज प्रथा कर रहे हैं, बाल श्रम एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार इसके लिए कानून भी बनाकर रखी है कि भाई बाल श्रम 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को कहीं काम नहीं करना है। लेकिन क्या ये 100% लागू हो पाया है? ये सोचने वाली बात है। तो इन सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे, जो आपका छठा टॉपिक परिवार के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है अपने शरीर की देखभाल। देखिए, अपने शरीर की देखभाल करने का तात्पर्य यह है कि आप अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए स्वयं के लिए क्या क्या जिम्मेदारी लेते हैं और क्या करते हैं, इन सभी पे चर्चा होती है। जिसके अंतर्गत देखिए, अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग तथा उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी, महत्वपूर्ण रोग, बीमारियां, इन सभी के बारे में और उनका किस तरह से उपचार किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा होती है। तो ये आपका टॉपिक होता है क्या, कि अपने शरीर की देखभाल कैसे करें, ये मुद्दा होता है। और अंतिम जो बिंदु होता है वो है आपका पारिस्थितिक तंत्र। इसके अंतर्गत आपको उन सभी चीजों को पढ़ना है जो एक छोटे छोटे घटकों के रूप में शामिल होते हैं। जैसे एक कुछ चीज अपवाद के रूप में बच गया, तो उसको ग्रहण करने के लिए कोई एक अन्य समूह आएगा, तो उस समूह को बचाकर रखना है। मतलब ये है कि हमको हर एक चीज का, मतलब अपने आसपास के हर उस वातावरण को समझना होगा जो इसमें सम्मिलित होता है। अगर एक सर्कल की बात करेंगे, देखिए जैसे इसके अंतर्गत ही आपका खाद्य जाल पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि एक जीव को दूसरा जीव ग्रहण करता है, उसके पतन होने पे या उसका नष्ट हो जाने पे उससे दूसरा ग्रहण करता है, जिससे उसका पुनर्वसन नहीं होता है, अर्थात वह रिपीट नहीं होता है और किसी भी प्रकार की बीमारियों से आपको बचाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पे पारिस्थितिक तंत्र को पढ़ेंगे। ये कंप्लीट जो आपको दिख रहा है, इस कंप्लीट को जब आप पढ़ते हैं तब आपका जो पर्यावरण शिक्षण शास्त्र है यह कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, आने वाली क्लास में हम ये फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की भूमिका क्या है, पर्यावरण के घटक क्या है, किस तरह से उनका योगदान होता है और क्या क्या क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में इतना ही, बाकी आने वाली क्लास में। थैंक यू।